नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। आशा है कि विदाई संभाषण आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटे वाले बटन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और अपना अध्ययन कार्य आप सुचारू रूप से कर सकें। तो आइए देखते हैं आपका समय ज़ाया न करते हुए। पहला जो प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो भाई लेखक ने शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से बताया है कि भारत में मनुष्य पशुओं को भी अपने साथ रहने वाले के प्रति लगाव होता है। वे स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति से बिछुड़ने पर दुखी होते हैं। यहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं। शिव शंभू की मारने वाली गाय के जाने पर दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। यहाँ बिछुड़ते समय वैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। तो लेखक ने बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। भाई जो मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था, लॉर्ड कर्जन ने 2 बार भारत में वायसराय बने। उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की मजबूती के लिए कार्य किया और भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल विभाजन किया। करोड़ों लोगों ने उनसे यह विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने उनकी एक न सुनी और वे नादिर शाह से भी आगे निकल गए। अगला प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया था। तो भाई कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के निम्नलिखित कारण थे। पहला था कि कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया था। इसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया था। कर्जन द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करने का प्रयास विफल हो गया था। उल्टे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई थी। दूसरा है, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। उसने इस्तीफे की धमकी से अपना काम करवाना चाहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और क्या अब हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, यहाँ से स्पष्ट कीजिए। यह कथन लेखक द्वारा लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा गया है। उस समय जबकि काउंसिल में नापसंद सदस्यों की नियुक्ति करवाने के मुद्दे पर लॉर्ड को अपमानित होना पड़ा था। लेखक याद दिला रहे हैं कि आपको भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली थी और आपको सबसे ऊंचा ओहदा पद मिला था। आपकी सवारी सबसे ऊंची निकलती थी और कैसी विडंबना है कि आज आप न इंग्लैंड में मान पा सकते हैं और नहीं भारत में उस पद पर रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए आप भारतीय जनता का शोषण करते रहे, आज उन्होंने आपको ठुकरा दिया है। आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया है। लेखक चाहता है कि कर्जन सोचकर देखे कि अकारण हमारे हितों को कुचल करके हमारे देश को काट करके आज उसे क्या हासिल हुआ। अगला प्रश्न है, भाई आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। तो यहाँ तीसरी शक्ति से अभिप्राय ब्रिटिश शासकों से है। भाई इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का राज था। उन्हीं के आदेशों का पालन वायसराय करता था। वह ब्रिटिश के हितों की रक्षा करता था। लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि कर्जन ब्रिटिश शासकों के हितों को नहीं बचा पा रहा तो उन्होंने उसे हटा दिया और उस समय कर्जन ने भारत छोड़ने की आशा नहीं थी। आसपास के प्रश्न है, भाई शिव शंभू के चिट्ठी से लिया गया है। इसमें शिव शंभू नाम की चर्चा हुई है। बालम गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया है। शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में डूबा रहता है और खरी खरी बात करता है। यहाँ यह पात्र अंग्रेजी की कुनीतियों का पर्दाफाश करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानूनों के कारण किया है। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह निर्कुंज शासक था। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोल करके जनता को जागरूक करना था। अतः काल्पनिक पात्रों के जरिए अपनी इच्छा के अनुसार बातें कहलवाई जाती थी। अगला प्रश्न, नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है। पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए।
भाई करजन के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही है। नादिर शाह निर्गुण शासक था, जरा सी बात पर उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था, परंतु आसिफ जहां ने शाह ने गले में तलवार डाल करके उसके आगे आत्म समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो तुरंत उसे रोक दिया गया था। करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 8 करोड़ भारतीयों ने बार बार विनती की, परंतु उसने जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में करजन की जिद नादिर शाह से बड़ी थी, उसने जनहित की उपेक्षा की थी। अगला है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, परिचर्चा कीजिए भाई। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या सुप्रबंध। यह प्रबंध जनता के हितों के अनुसार होना चाहिए। कोई भी शासक अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता। जिद्दी शासक के कारण जनता दुखी होती है और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाती है। शासक को सभी वर्गों के अनुसार काम करना होता है। प्रजा को अपनी बात कहने का हक होता है। यदि शासन में कोई परिवर्तन करना भी हो तो उसमें प्रजा की सहमति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ में आए अलीफ लैला के अलादीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्रित करके कक्षा में लिखिए, चर्चा कीजिए। तो भाई वैसे ये है ना, कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इस प्रश्न को हम छोड़ देंगे। अगला जो प्रश्न है ये भी हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है ये भी हम छोड़ देते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं। भाषा की बात इसमें है ना, जो चीज़ें लिखने योग्य है ना भाई वो आप लिख सकते हैं। वैसे लेसन में मैंने आपको बता दिया था कैसर क्या है, कैसर के बारे में बताया था, जार के बारे में आपको बता दिया था। ये आप लिख सकते हैं इनको अलग से जनरल नॉलेज के लिए, और ये आप लिख सकते हैं। वैसे आपको कोई इनका पता चल ही गया होगा, हमने पढ़ लिया है। अब आइए करते हैं हम छोटे प्रश्नों को। लॉर्ड कर्जन की किन नीतियों से भारतीय परेशान थे? तो लॉर्ड कर्जन निरंकुश सत्ता के पक्षधर थे। वे सुधारों के नाम पर विभिन्न आयोगों का गठन करते थे और हर तरह से अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व चाहते थे। जनता की भलाई के लिए उन्होंने कभी एक काम भी नहीं किया। वे बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। उनकी क्रूरता और प्रकाष्ठा थी। बंगाल का विभाजन, जिसे करोड़ों प्रार्थना के बाद भी उसने अड़ियल स्वभाव में अंजाम दिया था। इन नीतियों के कारण भारत के लोग लॉर्ड कर्जन को नापसंद करते थे। अगला प्रश्न है, इस्तीफे का ऐलान लॉर्ड कर्जन के गले की हड्डी बन गया था। पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए। भाई लॉर्ड कर्जन का प्रथम कार्यकाल 1899-1904 तक था। उसे ब्रिटेन ने अपने पक्ष में अच्छा मान करके उन्हें पुनः सन 1904 में भारत में भेजा। इससे कर्जन का अहंकार और निरंकुशता और बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ लोगों यानी ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने पूरा नहीं किया। इसके बदले कर्जन ने धमकी देते हुए कहा कि इस्तीफा देने की बात कही थी। उसने सोचा कि मेरे जैसा कुशल वायसराय जो चाहे कर सकता है, पर इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसे वापस बुला लिया। अब कर्जन अपने किए में फंस कर रह गया था, इसलिए गले की हड्डी को न तो निगलने बन रहा था और नए उगलते। बाद में पछताते हुए लौट जाने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। अगला प्रश्न है, लेखक ने कर्जन को समझाने के लिए किन किन लोक प्रचलित लघु कथाओं का उदाहरण दिया है? भाई तो जैसे कि हमने देखा है, शिव शंभू की दोनों बल वाली गायें और दूसरी कमजोर और बल वाली गाय को मार करके भी उसे सने करने वाली गायें पर लघु कथा लिखी है। उसके बाद एक लोकगीत में राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ में रहने और फिर विनयपूर्ण अशुपूर्ण आज्ञा मांगने की भावपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। इनके माध्यम से लेखक कर्जन को समझाना चाहता है कि भारत के लोग कितने भावुक हैं और पर तुमने उनकी भावनाओं को जरा सा भी महत्व नहीं दिया है। तुम सदा उन्हें दुख देते रहे हो। आज तुम्हें भी मिला है। यह विडंबना भी है कि तुम उस दुख को व्यक्त भी नहीं कर सकते। यहाँ यही नहीं कि तुम इंग्लैंड में भी दुखी रहोगे। कर्जन की तुलना नादिर शाह से कैसे की गई है, क्यों? भाई कर्जन की क्रूरता तानाशाह बताते हुए लेखक ने उसे कैसर, जार और नादिर शाह से अधिक क्रूर कहा है। उनका कहना है कि रोम के तानाशाह, कैसर और जार की भी जनता के घेरने और घोटने पर जनता की बात सुन लेते थे, परंतु
तुमने एक बार भी ऐसा नहीं किया। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली पर कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की प्रार्थना पर उसे रोक दिया गया था। सबके ऊपर निरंकुश लॉर्ड कर्जन ने तो करोड़ों की प्रार्थना को ठुकरा करके बंगाल पर आरी चलाई थी। अतः लेखक ने उसे संसार का क्रूरतम और तानाशाह कहा था। विदाई संभाषण तत्कालीन ऐतिहासिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। विदाई संभाषण जैसा व्यंग्यात्मक, विनोद प्रिय, चुलबुला, जोश भरा, ताजगी वाला गद्य पढ़कर एहसास होता है कि उस समय लॉर्ड कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई हुई थी। इस गद्य में आदतेई को पीड़ा की चुभन का एहसास कराया गया है और कहा गया है कि आपने अपने आप में एक साहसिक कदम है। यह अपने आप में एक साहसिक कदम है। इस गद्य में इतने सारे व्यंग्यात्मक बाण छोड़े गए हैं कि कर्जन आज भी कोई कठोर शासक घायल हुए बिना नहीं रह सकता है। तो उसे ऐतिहासिक साहसिक लेखन को नमूना नहीं है, आदर्श भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता की लाचारी को कर्जन की व्यवस्था से जोड़ करके लिखना लेखक की कलात्मक प्रस्तुति है। भाई अगला प्रश्न है, पाठ में आए वर्णित कार्यों से को आप लॉर्ड कर्जन की क्रूरता की संज्ञा देंगे। तो ये वैसे आ चुका है, इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। विदाई संभाषण का प्रतिपादक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये आप जरूर कर लीजिएगा। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य करते श्री शुंभ के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ है भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 1899, 1904 और 1904 से 5 दो बार भारत के वायसराय रहे थे। वे शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। उसके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना था और इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। वे कांग्रेस एवं शिक्षित वर्गों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि ये उनके शासन की सच्चाइयों को समझते थे। हर सत्र पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश दोनों जगह से नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयोों की बेबसी और दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह देखने की कोशिश की गई है कि शासन के आदती रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का एक नमूना है जब प्रेस की पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, सजिंदगी, नवीन भाषा और प्रयोग की रवानगी के साथ ही यह एक ऐतिहासिक साहसिक गद्य रचना का नमूना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इस लेसन के सारे अभ्यास के प्रश्नों को कर लिया है। एक बार फिर से आपको कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत।